Okay, hello and welcome back. So as usual, let's hope now that the temperature curve has started shifting back a bit, in the sense that पहले तो temperature dip mode में था, but I think around this time, I mean that is around 19, 20th and so on, what I see is that in this northern belt, the temperature curve starts rising again. So we are almost at the near minima stage, you can say. है या नहीं? चलो. Aryant has asked me, okay, good morning messages also. There are some queries it seems. Harshit, good morning. Aryant, good morning. Garv, as usual, Pranam. Aryant has asked a question, and that is, do we need to study chapters like Gauss law and capacitors for KVPI? Well, the answer is yes, surely. Surely yes. थोड़े बहुत तो 12th के करने पड़ेंगे, अब क्या करें? कि पेपर ही ऐसा है, can't help really, है ना? ओके, देखो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं शायद एक लास्ट क्वेश्चन पे अटका था और उसी पे आज हमें डिस्कस करना है, और वो है वेरिएबल के, है ना, सम सच थिंग हमें. तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, शायद जो मुझे याद आ रहा है इस दैट कि ऐसे टाइप का सपोज एक सिलेंडर है और या शायद सिलेंडर का हमने दिया था शायद इनर रेडियस आउटर रेडियस, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू ओके सी आर टू द पावर एन. मैंने इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं, वैसे जनरलाइज करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं के आर टू द पावर एन. और अगर मैं पूछता हूं कि एक्सियल हीट फ्लो के लिए कैसे होगा रिलेशन, एक्सियल हीट फ्लो के लिए अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो इन दैट केस वो कैसे बनेगा. सो दैट्स द इनिशियल क्वेरी. एक्सियल हीट फ्लो है ऐसे करके, है ना, ये मान लो थीटा 1 और थीटा 2 है, या चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2. सो दिस इज लेट्स से थीटा 1 एंड दिस इज लेट्स से थीटा 2. तो यहां पे वो थीटा 2 हो गया. तो मैंने कल बताया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ऐसे हो जाए, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना. कल मैंने ये बताया था एंड में. रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसका जो k है वो रेडियस के साथ तो वेरी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सेक्शंस लेता हूं यहां पे, या अगर मैं सेक्शन यहां पे लेता हूं, है ना, या अगर मैं सेक्शन यहां पे लेता हूं, तो इनके इन तीनों डिस्क में, तो ये तो डिस्क निकल आएंगे, है ना, कट कर लो तो डिस्क आएंगे, डिस्क बनेंगे, पहला वाला डिस्क है. तो तीनों डिस्क में जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सेम होगा. वो अलग बात है कि एक एक डिस्क में थर्मल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो एक एक डिस्क का इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा. बट अगर मैं अक्रॉस द डिस्क्स में देखता हूं वेरियस लोकेशंस, तो देखो थर्मल रेजिस्टेंस सेम आएंगे. Now it is initially a little unbelievable, but then that's the fact. So what I do is that I have to calculate Q dot. I also need to calculate Q dot. That is the rate of heat flow. वो कैसे करेंगे ना? वो इस तरह से करेंगे. Oh, just Raj on the pipeline. Okay, they have asked, in this radial flow is there, but temperature varies later on. No, I've already told that this question is not on radial flow. This question is on axial flow. Radial flow अगला क्वेश्चन. अभी रुक जाओ, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. सर मैं लिख रहा था कि अब टेम्परेचर, सर मैं लिख रहा था कि इसमें जो फ्लो होगा वो टेम्परेचर लेटरल वैल्यू, तो नो वो थर्मल कांस्टेंट होगी. मैं ये लिख रहा था, वो मतलब ये था लिखने का. एक्चुअली ना तुमने जो लैंग्वेज लिखा है ना उसमें पता क्या लिखा है तुमने? इन दिस रेडियल फ्लो इज देयर, तो रेडियल फ्लो इज नॉट देयर, तो देयरफॉर वो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा. बट टेम्परेचर वेरीज लेटर ऑन. वो लेटरल ही था, वो गलती से लेटर. हाँ देखो, टेम्परेचर वेरिएशन लेटर तो समझ में आया, बट रेडियल फ्लो नहीं है. फ्लो तो एक्सियल है, लेकिन कैसे हम लोग करेंगे वो देखो जरा. मैं पहली बात तो देखो, हम लोग एक ऐसा सेक्शन लेना चाहेंगे जहां पे कम से कम k का वैल्यू सेम हो, है ना. इसलिए हम पता कैसे लेंगे, चलो मैं एक कॉपी से लिखा देता हूं. हम पता कैसे ले रहे हैं,
हमारा जो सेक्शन है ना वो करीब करीब ऐसे है। अभी पूरा फोल्ड कर दूंगा तो कॉपी खराब ना हो जाए, इसलिए पूरा फोल्ड नहीं कर रहा हूं। हमारा सेक्शन एक्चुअली ऐसे है, पूरा कंप्लीट सिलेंडर। और एक शीट ऑफ पेपर अगर देखते हो तो वो शीट जो है मेरे लिए एक एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो के होगा वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दो इन वेरिएबल टर्म्स, और वो होगा ऐसे। तो मैं क्या करता हूं, एक सेक्शन ऐसे लेता हूं, यूं, of some radius r and thickness dr, thickness dr, और उसको स्ट्रेच कर देंगे पूरा एंड तक इस तरीके से। Now the figure will become a little congested, unfortunately can't help, क्या करें, ठीक है। This is my element, यानी ये जो मैंने फोल्डेड सिलेंडर दिखाया था इसका एक शीट एक एलिमेंट है। So therefore B resistance will be equal to L by KA, तो L by K, K C R to the power n, तो C R to the power n into A. Now this is the question, that is A क्या होगा? A इस बार क्या होगा ना, पहली बात तो A होता क्या है जनरल? A is supposed to be the area of cross section, that means perpendicular to the flow of heat। तो perpendicular to the flow of heat क्या है ना, ये वाला एरिया, देखो perpendicular to the flow of heat is actually what this area means। इसका एरिया क्या होता है, हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई r dr, देखिए यानी 2 पाई हो गया, c हो गया r to the power n plus 1, यानी या ठीक है, ये dr है। अब देखो ये सारे सेक्शन सब पैरेलल में है, so therefore I want integration dr, I won't do integration of dr, I will do integration of 1 by dr। So therefore I will write 1 by thermal resistance is equal to 1 upon dr का integration, which will be equal to 2 pi c by l into r to the power n plus 1 dr, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, so the limits will be a to b, so therefore this will be equal to 2 pi c by l, now this is r to the power n plus 1, so it will become r to the power n plus 2 है ना, by n plus 2, तो into n plus 2 into b to the power n plus 2 minus a to the power n plus 2, that is the thermal resistance। तो इससे क्या होगा ना, q dot आ जाएगा, so therefore finally q dot will be equal to what, the theta 1 minus theta 2, let's say this is maintained at theta 1 and this is supposed maintained at theta 2 with theta 1 greater than theta 2, suppose in that case क्या होगा, theta 1 minus theta 2 by the thermal resistance। अब ये 1 upon r है जो निकला है वो 1 upon r है, तो क्या हो जाएगा ना, into so theta 1 minus theta 2 into n plus 2 into l by 2 pi c into b to the power n plus 2 minus a to the power n plus 2। देखो अच्छे से, ये हो गया q डॉट। लेकिन इस बार वेरिएशन इसलिए लीनियर हो रहा है क्योंकि वो जो सिलेंडर मैंने लिया है, अगर मैं इसको है ना, उसको अगर ऐसे ऐसे सेक्शंस बनाता हूं, तो अगर मैं एक एक डिस्क को पकड़ता हूं, एक एक डिस्क को, इन दैट केस हर डिस्क का थर्मल रेजिस्टेंस सेम आएगा, और इसी वजह से क्या होगा ना, लिनियरिटी मेंटेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, जस्ट लुक एट द मैथमेटिक्स सर्विस, दैट इज ऑल देयर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है, और इस बार मैं एक्सियल को रिमूव कर रहा हूं, और इस बार क्यों उल्टा किया, अरे मैं तो 1 by r ही निकाला था ना। हाँ तो ये तो 1 by r है ना, तो हमें तो r चाहिए है ना, क्योंकि हीट करंट क्या होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय r है ना, तो वो चीज ये 1 by r है, तो r क्या होगा ना, r हो जाएगा एक्चुअली
शायद थोड़ा सा उल्टा कर दिया ना। सर ये पैरेलल में है ना, इसलिए ये जो सिलेंडर्स हमने लिया ना पतले पतले, वो सारे पैरेलल में है, इसलिए 1/r का इंटीग्रेशन किया है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। इसे देखो 1/r का इंटीग्रेशन किया, dr का इंटीग्रेशन नहीं किया, 1/r 1/dr। अब देखो ठीक है, ओके तो ये हो गया अच्छा सॉरी ये तो 1/r हो गया ना, मैंने गलती है कि r इज इक्वल टू हो जाएगा उल्टा हो गया n प्लस 2 इनटू l बाय, हां ठीक है, r will become, so this 1/r, तो r will become n plus 2 into l by 2 pi c into n plus 2 minus a to the power n plus 2। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है ना, ये थोड़ा मामला उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं, हाँ ये उल्टा, यानी n plus 2 into l, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 pi c into b to the power n plus 2 minus a to the power n plus 2, ठीक, उल्टा कर दिया था मैंने। चलो, तो दैट वाज योर एक्सियल हीट फ्लो। अब हम करेंगे रेडियल हीट फ्लो। सर इसमें हीट ट्रांसफर किसके अलाउंग था जो आपने किया था अभी, ये पिछले वाला फिर से बोलो। आपने ये निकाला था 1/r, ये किसके अलाउंग था ये हीट ट्रांसफर? नहीं ये एक्सियल के लिए था, यानी एक्सिस के पैरेलल हीट फ्लो हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं बाहर, यानी अब हम पता क्या करेंगे, अंदर θ1 टेंपरेचर सपोज और बाहर θ2 है, अब एक्सिस के अलाउंग नहीं, यानी हमने क्या किया, अंदर एक हीट सोर्स लगा दिया, मे बी अंदर एक हीटर कॉइल लगा दिया, तो उसका टेंपरेचर θ1 मेंटेन है और बाहर का सराउंडिंग टेंपरेचर θ2 मेंटेन है, तो क्या होगा, इस बार रेडियल हीट फ्लो, यानी इस बार जो हीट फ्लो होगा, यानी इस बार जो हीट फ्लो होगा ना वो ऐसे होगा, यूं। अब थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा फिगर, मैं इसका फिगर दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। ये अब क्वेश्चन क्या है ना, मैं एक्चुअली मिटा के दोबारा लिखना चाहता हूं, बट इन द मीनवाइल यू कैन स्टार्ट। वो क्वेश्चन वही है, a इंटरनल रेडियस, b आउटर रेडियस, लेंथ सिलेंडर l, k हो गया c into r to the power n, बस ये चीज c into r to the power n, ठीक है। और तुमको वेरिएशन बताना है टेंपरेचर का, यहां से लेके यहां तक, टेंपरेचर का रिलेशन यहां से यहां तक, यानी r is equal to a से r is equal to b के बीच का जो पोर्शन है, यानी जो मटेरियल वाला पोर्शन है, उसके अंदर टेंपरेचर वेरिएशन, ये सारी चीजें निकालना, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द टारगेट ऑफ आवर्स इज। तो देयरफॉर अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इस बार क्वेश्चन क्या हो गया ना, इस बार क्वेश्चन है ये a रेडियस, ये b रेडियस, ये लेंथ l, ये अंदर का रेडियस a, बाहर का रेडियस b, ये मटेरियल है, ठीक है ना, बाकी तो अपने आप समझ जाओ ये चीज। इस बार जो हीट फ्लो हो रहा है वो ऐसे है, इस बार का रेडियल हीट फ्लो हो रहा है, गो अहेड, बाकी सब सेम चीज है, k is equal to c r to the power n, ठीक है। और इस बार मैं पूछ रहा हूं, इस बार मैं पूछूंगा, इस बार मैं पूछूंगा ग्राफ ऑफ θ1 θ2 r is equal to a से लेके r is equal to b, तो ये θ1 है, ये θ2 है b पे, देखिए द सेम क्वेश्चन, तो a b c, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन तो दे दिया, एंड अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन a b c, तो जस्ट वेट फॉर द पोल। इन द मीनवाइल थोड़ा सा इसका वर्कआउट शुरू कर दो, इसका जो है ना वर्कआउट शुरू कर दो। सर θ2 बाहर का टेम्परेचर है, हाँ यहाँ पे टेम्परेचर θ1 है, सर θ2 a पे 1 θ1 है,
और यहाँ पे θ2 है और गिवन है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो यानी रेडियली आउटवर्ड्स हीट फ्लो हो, ठीक है ना। इन दैट केस कैसे मैनेज करोगे, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। सोमदास के पिछले क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ कर दो। पिछले क्वेश्चन ग्राफ ड्रॉ कर दिया था ना, पिछले क्वेश्चन में तो ग्राफ ऐसे था, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ग्राफ लिनियर था, क्योंकि एक्सियली जो है ना रेडियल थर्मल रेजिस्टेंस अक्रॉस डिस्क्स बदल नहीं रहा, विद इन ए डिस्क अलग अलग जगह पे अलग अलग रेडियस और वो सब चीजें हैं, आई एग्री, बट अक्रॉस डिस्क पिछले क्वेश्चन में अक्रॉस डिस्क थर्मल रेजिस्टेंस सेम थे, इसलिए लीनियर बिहेवियर हुआ, ठीक है। सेम क्वेश्चन में अब इसमें भी पूछने वाला हूं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ पोल, तो पोल का रिस्पॉन्ड करना। तो इन द मीनवाइल मैं जस्ट पोल को स्टार्ट कर रहा हूं। इस बार मैंने पूछा है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा यहां से लेके यहां तक, यानी ए रेडियस से लेके बी रेडियस तक टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो गो अहेड, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन वैसे ही होगा जैसे सेक्शन था, वैसे ही सेक्शन लेंगे, यानी रेडियस आर और पतले से थिकनेस लेंगे dr का, dr के पतले से सेक्शन लेंगे dr, और देखो ये सेक्शन होगा, लेकिन हिसाब किताब थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो सेक्शंस ले रहा हूं ना, इस बार जो सेक्शंस ले रहा हूं मैं, इस बार पता है कैसे सेक्शंस ले रहा हूं मैं, ऐसे, यानी बाहर की तरफ, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, इस तरीके से हम सेक्शंस ले रहे हैं। तो देयरफॉर रेडियली आउटवर्ड्स सेक्शंस ले रहे हैं, यानी एक एक शीट के थ्रू जो हीट फ्लो हो रहा है वो सारा सीरीज में होगा। नहीं बार से पिछले बार पैरेलल था, पिछले बार पैरेलल था, पता है क्यों? क्योंकि पिछले बार हीट फ्लो एक्सियल था, यानी हीट फ्लो इस लेंथ के अलोंग था, हीट फ्लो इस तरफ था। तो देयरफॉर अगर मैं इस तरफ देखता हूं तो एक एक शीट में देखो जो हीट आया वो एक एक शीट में बट जाएगा, ऐसे अंदर अंदर बाहर बाहर जो भी, लेकिन इस बार बट नहीं रहा। इस बार क्या हो रहा है, जो हीट एक सेक्शन से फ्लो हुआ वही अगले सेक्शन से, वही अगले सेक्शन से, वही अगले सेक्शन से, और इस तरीके से सेक्शन वाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी लास्ट टाइम एंड दिस इज द स्टोरी दिस टाइम। मैं जो है ना पोल को एंड कर रहा हूं, अभी तक 30 स्टूडेंट्स ने पोल कर दिया है, तो लेकिन मैं रिजल्ट अभी शो नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि रिजल्ट का ना भी उतना रेलेवेंस नहीं है। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर मैं रिजल्ट बताता हूं। अच्छा, अभी एज यूजुअल सेक्शन वाइज थोड़ा सा थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इस बार सेक्शन सीरीज में है, क्योंकि पूरा हीट अगर मैं यहां से यहां देखता हूं तो पूरा हीट जा रहा है, अगले सेक्शन में वही हीट जाएगा, अगले सेक्शन में वही हीट जाएगा, एंड सो ऑन। Therefore, D resistance will be equal to L by Ka. L मतलब क्या होता है? Along heat flow. तो along heat flow क्या है? dr. This is dr. L by K. K बोलते क्या है? C r to the power n. C r to the power n into A. A बोलते क्या होगा? Area facing perpendicular to the heat flow, which in this case will be what? 2 pi rl. 2 pi rl. चलो ठीक है, तो यानी ओके, देव है सेट की, अच्छा मुझे लगा शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहे, फ्लो पोल सेट गया था। हाँ तो यार यानी अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यानी 1 by 2 pi c l r to the power n plus 1 dr, sorry, r to the power minus of n plus 1 dr। सर इस बार 2 pi r dr क्यों नहीं लिया? 2 pi r l लिया, क्योंकि इस बार एरिया क्या है समझो, इस बार रेडियल हीट फ्लो ऐसे करके, तो एरिया बोलते क्या होगा, नहीं पूरा शीट ही एरिया है। अगर तुम इसको देखते हो तो रेडियल, और उसको अगर ऐसे खोल दो तो हीट पूरे परपेंडिकुलर जा रहा है हर सेक्शन में, तो ये पूरा एरिया ही अब सेक्शन है। तो एक पर्टिकुलर रेडियस को देखते हो तो 2 pi rl is the area which is perpendicular to the heat flow। इसकी वजह से लेंथ l ली थी, इस बार dr क्यों लिया है? हाँ
लेंथ dr क्यों लिया है? नहीं, लेंथ इसलिए dr क्योंकि देखो हीट फ्लो कैसे हो रहा है, dr 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 इस तरीके से हीट फ्लो इस बार सीरीज में हो रहा है, एक एक एलिमेंट dr 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 इस तरीके से। और एरिया बोलते क्या होगा ना, पूरा जो उसका कर्व सरफेस एरिया वो इस केस में एरिया हो गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया इज द वन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो इस बार रेडियल हो रहा है, ध्यान रखना हर जगह। यहाँ पे जो सेक्शन होगा यहाँ पे भी रेडियल ही होगा, यहाँ पे भी रेडियल ही हीट फ्लो ऐसे है ना, ऐसे करके रेडियल होगा हर जगह। अब वो तो एक दो जगह मौका है तो मैं दिखा रहा हूँ, बट मीनिंग हर जगह पे। तो चलो ये आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो इंडिकेशन होगा वो क्या होगा ना, -n+1 +1 यानी -n, यानी दिस विल बिकम 1/2 pi cl है ना, और a से लेके b लिमिट्स हो जाएगा तो 8 टू द पावर -n, अभी तो है -n-1 और फिर +1 होगा तो -1 +1 खत्म हो गया, तो यानी 8 टू द पावर -n, यानी 8 टू द पावर -1 तो 1/8 टू द पावर है, यानी 1/1 और एक माइनस भी आएगा, तो यानी वो माइनस और वो सबको इंक्लूड कर लेता हूं इकट्ठी, तो 1/8 टू द पावर n minus 1/b टू द पावर n। However, इसमें एक इशू है क्या कि अगर मान लो और एक n भी आएगा और एक n भी आएगा तो 2n by this। However, if n is 0, n 0 भी तो हो सकता है कि k is equal to c into say कोई k is equal to some constant, 8 to the power n plus 8 to the power 0 तो 1 हो गया, k is equal to constant भी तो हो सकता है ना, यानी if however n is equal to 0, यानी ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये वैलिड कब होगा है ना, ये वैलिड कब होगा जब n का वैल्यू क्या बोलते हैं, जब n का वैल्यू नॉन जीरो, और अगर जीरो है इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये हो जाएगा 8 टू द पावर -1 और 1/r, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस विल बिकम ln b/a अपॉन 2 pi cl, ये चीज। सो n इज इक्वल टू 0 के लिए अलग रिजल्ट आएगा, बाकियों के लिए ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, वो अपने आप देख लो, ठीक है ना, दैट यू कैन हैंडल योरसेल्फ, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ये चीज। और अगर n वैल्यू नेगेटिव में चला जाता है तो वो सब अपने आप कर लेना, इंडिकेशन पता है जैसे एक फॉर्मेट बना है, ठीक है, वो अपने आप कर लेना। चलो तो now what about the variation? This variation is going to depend on n। कैसे ना, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूलेशन में क्या है, देखो 1/r to the power n+1, यानी यहां पे dr is proportional to r to the power minus of n+1। दिस इज वाइटल, क्योंकि अगर मान लो n is equal to -1 हुआ, इसका मतलब r to the power 0 हो गया है ना, तो अगर n is equal to -1 हुआ तो बताओ, मैं ABC ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, θ1 θ2 रेडियस a रेडियस b, तो ये पॉइंट वो पॉइंट, ये हो गया ये A B C। लेट्स गो बैक टू द रिजल्ट। जो पोल मैंने किया था उसका रिजल्ट मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया बताओ, है ना, करेक्ट आंसर क्या हो गया, फिर करेक्ट आंसर हो गया अब सबसे ज्यादा रिजल्ट आया सी के लिए, और सी के लिए 12 वोट पड़ा है, ए के लिए 7 वोट पड़ गया, बी में 5 वोट्स है, कैनॉट बी डिटरमाइंड है 6 वोट्स, ठीक है, बट आंसर क्या होगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि n के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, सो देयरफॉर द ग्राफ विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। देख रहे हो dr देखो क्या आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर माइनस ऑफ n+1,
ठीक है, देख लो। सो r इज व्हाट, dr इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1। प्लीज टेक केयर, ठीक है ना। तो जब n इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो यानी अब खुद समझ जाओ क्या होगा। तो नाउ लेट मी अगेन डू द नेक्स्ट पोलिंग। n इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए ग्राफ कौन सा होगा? इस बार करेक्ट आंसर इसलिए ज्यादा आना चाहिए क्योंकि अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि प्रोसेस क्या चल रहा है। चलो बराबर बताओ, n इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए कौन सा रिजल्ट सही होगा? ए बी सी इज द ग्राफ, ऊपर वाला कर्व a का, बीच वाला कर्व b का और नीचे वाला कर्व c का। नाउ टेल मी व्हिच वन विल बी द करेक्ट वन। इस बार करेक्ट आंसर पे ज्यादा वोट तो पड़ रहा है, लेकिन इनकरेक्ट आंसर पे भी वोट ठीक ठाक पड़ रहा है। नाउ दैट इज लिटिल एरिया ऑफ कंसर्न। करेक्ट आंसर पे वोट ज्यादा पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है पूरा, मुझे ना चार्ट बनते हुए दिखता है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि करेक्ट आंसर पे ज्यादा वोट पड़ रहा है, बट इनकरेक्ट पे भी वोट पड़ रहा है। दैट इज लिटिल एरिया ऑफ कंसर्न। ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन another thing is that only 22 have polled. ये गड़बड़ हो रहा है बेटे, 1 मिनट हो चुका है, अभी सिर्फ 22-25 लोगों ने आप पोल किया, अब तक तो 30 क्रॉस कर जाना चाहिए था। चलो एनीवे, हमने एंडिंग द पोल, ठीक है, अब तो और सोचने का टाइम नहीं है। एंड आई एम नाउ शेयरिंग द रिजल्ट। शेयर रिजल्ट्स। देखो रिजल्ट के हिसाब से B इज द विनर एंड B इज द करेक्ट आंसर। नाउ दोज हु हैव मार्क्ड A एंड C एज द आंसर, प्लीज थिंक कि इसमें क्या गड़बड़ किया देखो, क्योंकि देखो मैंने अभी ऑलरेडी हिंट दे दिया कि n का वैल्यू -1, तो n -1 + 1 तो यानी n टू द पावर 0 हो गया ना, so therefore dr is proportional to r to the power 0 यानी कांस्टेंट। तो अगर मान लो सेक्शन वाइज dr अगर कांस्टेंट होता है और करंट तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो dt होगा अक्रॉस सेक्शन, dt क्या होता है I यानी करंट इनटू dr, I इनटू r यानी IDR। तो I भी सेम है हर जगह, dr भी हर जगह सेम है, यानी dt सेम होगा, यानी ग्राफ लीनियर होगा। दैट इज द कंक्लूजन, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, B विल बिकम द आंसर टू द क्वेश्चन। आ गया? अब एक काम करो, अब मैं ले रहा हूं एंड इसी पोल को मैं अब रीलॉन्च करूंगा, इसी पोल को मैं रीलॉन्च करूंगा। n सपोज ग्रेटर देन -1 है, तो बताओ कौन सा होगा। आई एम रीलॉन्चिंग द पोल नाउ। Okay, go ahead now. I hope you have got the answer. ये पिछले n is equal to -1 का आंसर क्लियर हो गया ना? तो क्या होगा इस बार? इस बार n ग्रेटर देन -1 है, तो क्या होगा? n ग्रेटर देन -1, तो इन दैट केस क्या होगा? I got only one who has polled it. अब धीरे धीरे आंसर आने लगे। n ग्रेटर देन -1, देखो अच्छे से यहां पे, अगर n ग्रेटर देन -1 है तो A, B और C में से कौन सा ग्राफ होगा? थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। चलो गो अहेड। ओके, आंसर आ रहा है वैसे तो अभी। Okay, I only like one thing now is that nobody has given B as the answer. चलो, that's a good thing. That's a good thing. लेकिन फिर भी A और C में थोड़ा सा स्प्लिट है, but again only 18 has answered, अब 22 हो गया। ओ, अब तो किसी ने शरारत करते हुए B आंसर दे दिया, वो मैं समझ गया। एक ने B आंसर दे दिया, मुझे पता है जानबूझ के दिया। चलो, ग्राफ कैन बी समटाइम्स अ लिटिल बैंटर एंड लिटिल बिट ऑफ फन आल्सो, नो हार्म। चलो, मैं इस बार पोल को एंड कर रहा हूं। 26 जनों ने अभी तक पोल दिखे, पोल में नहीं 27 हो गया, तो 27 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड फाइनल टैली तो तुम लोगों के सामने ही है ना? शुड आई शेयर इट? यस आई शुड। ओके, अब इसका लॉजिक देखा जाए। इसका लॉजिक अब ये है, इसका लॉजिक ये है कि देखो,
r to the power r is greater than -1, जैसे मान लो -5, मान लो 0 ले लो, 0 लेने का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल हो गया, सपोज n is equal to 0, तो क्या होगा, therefore dr is proportional to r to the power -1, अगर n 0 हो तो -1 हो गया, यानी proportional to 1 upon r। इसका मतलब क्या है कि dr शुरू में ज्यादा है, क्यों, 1 upon r है, 1 upon r है ना, तो शुरू में ज्यादा है ना। तो अगर शुरू में dr ज्यादा है तो दैट मींस शुरू में ज्यादा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होगा, यानी शुरू का स्लोप ज्यादा होगा, यानी स्टीपनेस। So therefore steepness is greater initially, yeah, ठीक है, इनिशियली, हाँ ठीक, चलिए, इनिशियली ज्यादा स्लोप होना चाहिए, स्टीपनेस इनिशियली ज्यादा होना चाहिए, तो कौन सा ग्राफ है, ये देखो, ये ज्यादा स्लोप है और फिर थोड़ा कम स्लोप हो गया। So therefore in this case C is the answer, ठीक है। Now therefore C is the answer। अब थर्ड वाले को आई थिंक पोल करने की कोई जरूरत नहीं है, होप सो, ठीक है, फाइन। तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द रिजल्ट। थर्ड कौन सा रिजल्ट होगा फिर, now third is when n is less than -1, so therefore n is less than -1, n is less than अगर -1 होगा तो you are having a poll and let's say let's get all correct answers now, let's get all correct answers, but एक नॉटी वोट तो खैर पड़ गया, मुझे दिख रहा है एक नॉटी वोट पड़ गया एज यूजुअल, जैसे पिछले बार भी हुआ था। एक ने आंसर बी दिया है, और बी क्यों दिया है, एज आई सेड, थोड़ा सा शरारत करने के लिए, और इवन एक सी भी पड़ गया। मुझे पता है ये दोनों जो गलत आया ना, बी और सी, ये सब जानबूझ के हो रहा है चलो, गुड थिंग। सो नाउ वी नो दैट इफ n is less than -1, if n is less than -1 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी dr will actually become what, ना proportional to, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, n is equal to suppose -2, तो अगर मैं n is equal to -2 लेता हूं तो ये -2 + 1, तो -1 यानी +1 हो गया, यानी dr is proportional to r, है ना, तो dr is proportional to r, यानी dr जो है बाद में ज्यादा है ना, so therefore steepness is greater, later, यानी बाद में स्टीपनेस ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली ये वाला होगा, इधर पे इनिशियल स्टीपनेस कम है और इसका बाद में स्टीपनेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं इसको एंड पोल कर देता हूं। आई होप यू गॉट द रिजल्ट बाय नाउ एंड लेट मी आल्सो शेयर द रिजल्ट। तो ये जो ए छोड़ के बाकी आंसर्स आए हैं, ठीक है, ए छोड़ के जो बाकी आंसर्स आए हैं, ये तो मुझे पता है कि they are just doing a little banter and fun, ठीक है ना। तो यानी इसका क्या है ना, स्टीपनेस इज ग्रेटर लेटर ऑन, यानी बाद में स्टीपनेस ज्यादा होगा क्योंकि बाद में आर बढ़ जाएगा, so therefore इनिशियल स्टीपनेस कम है और बाद में देखो स्टीपनेस बढ़ गई, so that is what is ग्राफ ए। तो इस पर्टिकुलर केस में ए हो गया, यानी ग्राफ के अंदर क्या हो गया, n is equal to -1 is a very very critical point, n is equal to -1 is a very very critical point। उसी के ऊपर डिपेंड करता है, n is equal to -1 पे अलग होगा, n greater than -1 पे अलग होगा, n less than -1 पे अलग होगा। So that was the main crux of the one that I wanted to discuss। बाकी in general क्या होगा वो तो हमारे पास रिजल्ट्स है, I think those things you can do yourself, है ना, तो करिए लोग, मुझे मालूम है, ठीक है, चलो ओके। Okay, one final concept I would like to introduce here, and that is the concept of K equivalent. Now, what do you mean by K equivalent? अक्सर क्वेश्चंस में क्या होता है, K वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। So let's stop sharing the result and close the polling
आई थिंक पोलिंग आज के लिए बहुत हो गया, बट दिस पोल वाज अ गुड पोल एक्चुअली। इससे ना तुमको भी अच्छा लगा होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग और वेयर एम आई गोइंग राइट और व्हाट इज द वे टू थिंक। आई थिंक दैट वाज अ गुड पोल। चलो आई हैव अ क्वेश्चन नाउ एंड दैट इज, सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, और ऑब्वियसली मटेरियल ऐसे ही, और रेडियल हीट फ्लो हो रहा है। No need to say that. The heat flow is radial, and the K is given as equal to K naught into R to the power 3. K naught by R cube. ये given है. K is given as K naught by R cube. ठीक है? This is what is given. Now you have to find out K equivalent. Now you might say, what do you mean by K equivalent? Now देखो, यहाँ पे मटेरियल का K अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का। सपोज मैं कहता हूँ कि क्या मटेरियल डाला है, सब जगह K अलग 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 ना, इसको रिप्लेस करो, एग्जैक्टली इतना ही मटेरियल के थ्रू रिप्लेस करो विद अ सिंगल वैल्यू ऑफ K, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस उस सिंगल वैल्यू ऑफ K का और इसका सेम आना चाहिए। दैट इज द क्राइटेरिया। ठीक है, आप बताओ K इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा। ठीक है, इनर रेडियस r है, या एक काम करो, इनर रेडियस स्मॉल r है, आउटर रेडियस 2 स्मॉल r। आई मीन मैंने इसलिए दिया सो दैट थर्मल रेजिस्टेंस के r को r ही लिखूंगा, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ अलग सिंबल यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्मॉल r है और ये 2 स्मॉल r है, ये दिया हुआ है, और ये K = K naught by R cube दिया हुआ है, एंड या एक काम करो, R naught to R naught कर दो, ठीक है, और K naught by R cube। Now go ahead. Yeah, this is a sphere. This is a thick hollow sphere. This is a thick hollow sphere with inner radius R0 and outer radius 2R. Inner radius R0 and outer radius 2R. चलो get started. मैं बता देता हूं, K equivalent का मतलब है सिंगल मटेरियल रिप्लेसिंग द एंटायर सेट ऑफ मटेरियल जो भी वहां पे है। तो एक सिंगल K रखूंगा, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, ऐसे एक मटेरियल का K सिलेक्ट करूंगा। दैट इज व्हाट इज K equivalent. चलो go ahead. I hope you have now got a feel of what I'm asking. I've already got one answer, and that is 8 by 9. I think R0 cube is what you're probably saying. चलो लेट मी स्टार्ट। देखो इस बार सेक्शंस कैसे होंगे ना, नो नीड टू से, इस बार सेक्शंस कैसे होंगे ना, हॉलो स्फीयर्स। सो लेट मी टेक अ हॉलो स्फीयर आउट। तो मान लो हॉलो स्फीयर का रेडियस r है और थिकनेस dr। तो देयरफॉर जो d रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L। तो इस बार भी कहने की जरूरत नहीं है, इस बार भी क्या होगा, हॉलो स्फीयर, उसके बाहर हॉलो स्फीयर, उसके बाहर हॉलो स्फीयर, उसके बाहर हॉलो स्फीयर, यानी इस बार भी क्या होगा, सेक्शन सारे सीरीज में होंगे, यानी dr will be equal to L। L मतलब हो गया dr स्मॉल r by K। K बोलते हैं K naught by R cube, so K naught by R cube into A। A बोलते क्या होगा, surface area of a hollow sphere, है ना, because that is what is experiencing the heat flow perpendicularly। तो यानी 4 pi small r square। देख लो अच्छे से, तो स्मॉल r स्क्वायर और r क्यूब का खत्म हो जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा इक्वल टू 1 by 4 pi k naught r dr, r से लेके सॉरी r naught से लेके 2r, तो हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, तो बाय 2 तो 8 हो गया, और
3r0 square, यानी 3r0 square by 8 by k0, ये हो गया डी रेजिस्टेंस, ठीक है, का इंटीग्रेशन, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया इसका इंटीग्रेशन, फाइन, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 4 by k0 r, तो 3r0 square by 4 by k0, चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक यूनिफॉर्म k वाला होता तो फिर से dr का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो लेट अस से इट वाज अ सिंगल मटेरियल, कोई वेरिएबल नहीं, तो इन दैट केस का इंटीग्रेशन, so now integration will be integration dr is equal to L by k बोलते k इक्विवेलेंट into a बोलते क्या होगा 4 pi r square, तो 4 pi r square कहां से लेके कहां तक, r0 से लेके 2r0, which is equal to 4 pi k तो चलो बाहर आ जाएगा, 4 pi k इक्विवेलेंट into r to the power minus 2 dr का इंटीग्रेशन r0 से लेके 2r0 इक्वल टू r to the power minus 2 का इंटीग्रेशन r to the power minus 1 by minus 1, तो यानी minus 1 upon 4 pi k equivalent into 1 by r0 to r0 minus 1 by r0, तो क्या होगा, ये r0 कॉमन आ जाएगा, तो 1 by 2 minus 1 तो minus half, तो plus half हो गया 8, यानी इक्वल टू 1 upon 8 by k, 8 pi k equivalent है, 8 pi k equivalent and r0, that's it, है ना, r0, yeah, so this is a, है ना, अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, so therefore I'm going to equate it as what, 3r0 square by 8 pi k0, so 3r0 square by 8 pi k0, that's it, तो r0 क्यों तो आएगा, लेकिन 8 pi कैंसिल हो गया, so therefore k equivalent will become equal to k0 by 3r0 cube, that's it, so k equivalent will be equal to k0 by 3 r0 cube, so r0 k equivalent will become equal to k0 by 3 r0 cube, ठीक है, so therefore finally k equivalent is equal to k0 by 3 r0 cube, that's the result, ठीक है। well Aryanth has also changed the answer, I mean चलो कोई नहीं, मैं समझ गया, Aryanth has changed the answer later on, तो anyway I hope you got the point now कि कैसे किया मैंने, मेन चीज है कि अप्रोच देखो, है ना, मेन चीज है कि अप्रोच देख लो, whether you are able to comprehend the approach or not, please have a look, ठीक है। ठीक है ना, चलो let's now quickly go ahead, well with that we almost come to an end to the discussion. Let me take you now to another interesting topic, and that is, थोड़ा एक चीज बताओ मुझे, सोच के बताना, is that देखो हमारे यहाँ से बहुत दूर दूर के स्टार्स हैं, I mean the nearest star is of course the sun, sun तो nearest star है, लेकिन sun is not the only star, there are billions and billions of stars throughout the universe, and some of them are actually massive number of light years away, hundreds and thousands and millions of light years away, this is what we know. कई बार देखना इन स्टार्स के बारे में जब तुम पढ़ोगे, कई बार जब तुम इन स्टार्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, तो देखना उसके बारे में लिखा रहता है कि ये स्टार इतना दूर है, तो व्हाटएवर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लिखा रहता है, चीज लिखा रहता है, that the surface temperature of the star is so and so. जैसे सन का
सन का जो अप्रोक्सीमेट सरफेस टेम्परेचर वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। एंड सिमिलरली फॉर ऑल द स्टार्स, जो इंपॉर्टेंट स्टार्स है मतलब दूर दूर वाले, उनके सरफेस का टेम्परेचर का डेटा देखना तुमको नेट पे मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। मेरा सवाल ये है कि वो जो सरफेस ऑफ द स्टार है उसके टेम्परेचर नापने कौन जाता है? कोई थर्मोमीटर लेके तो जाता नहीं है ना कि भाई ये देखो इसका सरफेस, अरे बाप रे तो बहुत गर्म है, तो 7000 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा तो नहीं। तो जरा ये सोच के बताओ मुझे कि हाउ डू वी फाइनली गेट टू नो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टार? दैट्स द क्वेश्चन। गेस वर्क के लिए हाफ अ मिनट, 30 सेकंड्स फॉर यू गेस। एक क्वेश्चन दिया गया, एक आंसर आया हुआ है, Aryan has given approximately black body and then temperatures calculated by Wien's law, वही करेक्ट आंसर है। Aditya Mathur is asking about, saying about luminosity. Okay, actually luminosity से नहीं होता है, मैं ये बताता हूँ, ठीक है? Okay, एक दो आंसर आ चुके हैं। I think it's a little unfair to ask this question, I know. क्यों? Because it's a little out of topic, I mean, or rather unrelated to whatever your science you studied till now. Just a general knowledge kind of. मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा what is called as Wien's law. Wien's law. तो we are going to now talk about Wien's law. कभी-कभी इसको Wien's displacement law भी बोला जाता है। तो it's Wien's law और इसके अंदर एक कांस्टेंट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं Wien's constant. But we'll talk about the constant later on. Let me take you to the chart of variation of intensity versus the wavelength. So therefore I will say like this, that the variation of intensity, okay, now you might say intensity का मतलब होता है, टेक्निकल मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो द टेक्निकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी is what? The energy per unit area per second। यानी इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दैट इज द यूनिट। बाकी डायमेंशंस अपने आप कैलकुलेट करना, दैट यू कैन डू अ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द इंटेंसिटी, है ना? इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर मैं अक्रॉस वेवलेंथ्स कैलकुलेट करता हूं, ठीक है ना, या इसको लिखना चाहिए, या इंटेंसिटी वाला वेरिएशन भी चलेगा, या इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन। नाउ इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन you can calculate in terms of fraction, you can calculate in terms of actual value, or you can also calculate in terms of percentage, doesn't matter। y axis में intensity contribution में plot करूं vis-a-vis the various wavelengths that come from a body। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में बात की है, we have already talked about black body and all। तो जैसे ये वॉल है या ये बोर्ड है, ये भी तो रोटेट कर रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है? तो एक तो थर्मोमीटर से नाप सकते हो, एक और तरीका है इंटरेस्टिंग, और वो पता क्या है कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर रखो। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? इसका जो रेडिएशन है ना उसको कैप्चर करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, और उसके बाद प्लॉट करके ग्राफ में बना देंगे कि भाई कौन से चीज का क्या इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन है। सो दैट इज द रोल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जो रेडिएशन आ रहा है, please don't think that the radiation is coming from the wall has only one wavelength या one frequency. No, this radiation या these radiations that are coming have various wavelengths and various frequencies, each contributing a little part of the total intensity that is coming from this surface, and for that matter not only this surface, any surface। इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया, now this is what Wien studied, तो वीन ने देखा कि जब हम इसको प्लॉट करते हैं, वेरिएशन को प्लॉट करते हैं, तो वेरिएशन का प्लॉट कैसे आता है ना, प्लॉट ऐसे आता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो वेरी लो वेवलेंथ के कंट्रीब्यूटर्स है
जो वेरी लो वेवलेंथ वाले वेव्स है उनके जो कंट्रीब्यूशन होता है ओवरऑल इंटेंसिटी पे, दैट इज वेरी लेस. And for very high wavelength also, the contribution of the intensity या contribution of those wavelengths to the total intensity is also very less. यानी एक peak आता है और फिर कम हो जाता है. So therefore I am going to term this as the maximum contributor of intensity. तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन इस वाले वेवलेंथ का है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लैम्डा मैक्स. But the moment I say lambda max, it has an inherent confusion. Please don't think कि lambda max means कि maximum कौन सा wavelength का radiation है. No. ये तो फिर तो maximum तो पता नहीं कौन सा wavelength है. ये नहीं पता मुझे. वो तो फिर इधर नहीं होगा. But I'm not saying about that. I'm saying कि out of all the wavelengths that are existing, which wavelength is contributing maximum to the total intensity that is coming from a surface. तो जिस वेवलेंथ का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, वेवलेंथ का वैल्यू की बात नहीं करना, वेवलेंथ के इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम है, उस वेवलेंथ को हम बोल रहे हैं लैम्डा मैक्स. तो ये देखा गया, what has been seen is that for a particular surface जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है लैम्डा मैक्स उतना कम होता है. मतलब क्या? means what Wiens found out was that, which is called as Wiens law, is that lambda max into surface temperature. Lambda max, that means the contribution lambda जिसका सबसे ज्यादा into मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में into T. T is what? The surface temperature. तो यानी T is the surface temperature and lambda max is not the maximum wavelength. Is not this. No. It is the wavelength which is contributing the maximum to the intensity. So it is that wavelength which contributes highest to the overall intensity. Fine. So that is the wavelength we are talking about here. ठीक है? हाँ. तो जो मैं कह रहा था is that this is a constant called as Wiens constant. So this constant is called as Wiens constant. यानी एक चीज को समझो. यानी अगर मान लो किसी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो लैम्डा उस इंटेंसिटी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे वो कम होगा, और अगर किसी का सरफेस टेम्परेचर कम है तो जो लैम्डा होगा वो ज्यादा होगा. और इसी फॉर्मूला से हम लोग दूर के जो स्टार्स होते हैं उनके टेम्परेचर्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is how we actually find it out. That means कि अगर मान लो दो ग्राफ्स बनाए, सपोज मैंने दो ग्राफ्स बनाए, एक ऐसे एक ऐसे, तो एक ये वाला ग्राफ हो गया, यानी एक ए और एक बी, है ना. तो अब तुमको बताना है कि किसका, है ना, तो है ना. तो आई एम आस्किंग नाउ, तो लाइक बेस्ड ऑन द ग्राफ आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया. ठीक है ना. मैं क्विक पोल कर देता हूं. आई थिंक दैट विल मोर और लेस सेटल द मैटर. इट्स एन इजी वन. Okay, I'm waiting for the answer. Which is higher temperature, A या B?
आई थिंक थोड़ा सा मैं इसको मैं ऊपर करता हूं। अच्छा बाय द वे एक चीज आपने बता दूं, इज दैट ये जो b का वैल्यू होता है ना, b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.89 into 10 to the power minus, ये ऐसा यूनिट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। हाँ तो तुमको बताना है कि किसका ज्यादा टेम्परेचर है, ए का या बी का। ओके टोटल अभी तक 18 मेंबर्स ने पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है, so the number seems to be on the dropping side, decreasing side ठीक है चलो, I think this had to be correct this had to be correct but somehow इसमें भी कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, I don't know why, ये गलत नहीं होना चाहिए था। Okay, Krish has asked a question. Let me answer that in the meanwhile. और मैं इस बार एंड पोल कर देता हूं और रिजल्ट शेयर कर देता हूं। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑब्वियस है ना क्या कि ये देखो B का लैम्डा मैक्स तो कम है ना, ये देखो B वाले का लैम्डा मैक्स ये है, ये B वाले का लैम्डा मैक्स है, ये A वाले का लैम्डा मैक्स है। तो याद रखना लैम्डा मैक्स ज्यादा मतलब टेम्परेचर कम। तो इसको प्लीज रिमेंबर that lambda max higher implies temperature lower, ये relationship है। This is the essence of what is called as Wien's law. Wien's law का यही essence है, lambda max ज्यादा मतलब टेम्परेचर कम। तो lambda max कम किसका कम है, B का, यानी B का टेम्परेचर ज्यादा है। So therefore temperature B will be obviously greater than temperature A। यानी क्वेश्चन था which is higher temperature, तो B का करेक्ट आंसर है। B पे पढ़ा है अभी तक टोटल 14 वोट्स और A पे पढ़ा है अभी तक टोटल 8 वोट्स। तो आई थिंक दैट वे इफ आई लुक एट करेक्ट आंसर पे ही ज्यादा वोट पड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसलिए मैं सोच रहा था शायद इनकरेक्ट आंसर्स काफी कम आएंगे, वो थोड़ा सा हायर साइड में। चलो कोई बात नहीं, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट नाउ and you must have understood what we are trying to talk. Krish has asked a question, that's why probably we will end the discussion, Amit, and that is why is it that there are different frequencies at all? ओके देखो पहली बात तो ये जो फ्रीक्वेंसीज होता है ये किस लिए होता है थोड़ा इसको समझो, और ये जो रेडिएशन आता है वो किस लिए होता है वो भी समझो। पहली बात तो हीट एनर्जी क्या है ये थोड़ा अच्छे से समझो। हीट एनर्जी इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोबारा सुनना, स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हिच molecules either move with higher and higher velocity, or if it is a solid then they move then they vibrate with more and more average speed। ये देखो वाइब्रेशन में हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो गलत होगा, क्यों? वाइब्रेशन में तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी जीरो आता है, क्यों? वहीं से तो बैठ के वाइब्रेट कर रहे हैं इधर उधर तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मोर हीट एनर्जी का मतलब समझो, मोर हीट एनर्जी का मतलब होता है लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद हायर एंड हायर स्पीड, एंड सॉलिड्स में क्या है, दे आर वाइब्रेटिंग विद हायर एंड हायर एवरेज स्पीड। ये होता है इसका मीनिंग मोर हीट एनर्जी। तो इसका कंसीक्वेंस क्या है, मान लो एक सॉलिड सरफेस है, अगर मान लो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होता है, तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं ना ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर शेल में चला जाता है, समझ रहे हो, ऊपर शेल में चला जाता है। और अगर ऊपर शेल में जाएगा तो इन दैट केस क्या होता है, ज्यादा रेडिएशन हो जाता है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ज्यादा रेडिएशन होता है। और जितना ऊपर शेल में जाता है, थोड़ा सा एटम के साथ लिंक कर लो, जितना ऊपर शेल में जाता है उतना उनके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है या नहीं, है ना? जितना ज्यादा होता है, जितना ऊपर शेल में चला जाए, जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा उतना इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और फिर जब वापस आएंगे तो क्या होगा ना, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन करेंगे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कम वेवलेंथ। अभी पूरा कनेक्शन तो चल गया, मैं फिर से बता रहा हूं, सॉलिड ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो वो और ऊपर के शेल में चले जाता है। और आप थोड़ा सा वो रिडबर्ग कांस्टेंट और उससे कनेक्ट करो जरा, एटॉमिक सिस्टम में उन्होंने पढ़ा, जितना ज्यादा शेल में जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगा, और
उतना ही जो है वेवलेंथ कम होगा। लेकिन हर एटम के वाइब्रेशन में इलेक्ट्रॉन उसी शेल से दूसरे शेल जाएंगे, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं। कोई भी शेल से कोई भी शेल में जा सकते हैं, है या नहीं? इसलिए रेडिएशंस में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन नहीं आता है, देयर आर मेनी रेडिएशंस। लेकिन उसमें से कुछ चीजें प्रीडोमिनेट करता है और कुछ चीजों का कंट्रीब्यूशन कम रहता है, एंड दैट्स व्हाट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन हीट रेडिएशन। समझ आ गया ना? सो दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन हीट रेडिएशन। और टेंपरेचर के साथ रिलेशन क्या हो गया? वन लाइन समरी कि जितना ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम होगा उतना टेंपरेचर कम होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना इज दैट लैम्डा मैक्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, but that wavelength which has the maximum contribution to the overall intensity from that particular surface. Words में confusion create नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, I think what we will do is that we'll end here and carry over in the next class, ठीक है? Actually question था तो मैं सोचा चलो इसका आंसर कर ही देता हूँ, क्योंकि दोबारा वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फिर वो खो जाएगा। चलो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। I will carry on tomorrow and Yes, sir. start a new discussion. Thank you, sir. Have a good day.